बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़वी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आज काबीना इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत और उस पर ब्रीफिंग दी है फवाद चौधरी साहब ने। और ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है जो DGISI और बिलखुसूस इस वक्त जो सिचुएशन है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से उस पर काबीना को एतमाद में लेंगे और उस पर उन्होंने गुफ्तगू भी की है, वजाहत भी की गई। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन मंजर आम पर आए हैं काफ़ी टाइम के बाद और उन्होंने ये कहा है कि मुझे साजिश के तहत इमरान खान से अलग किया गया और इसके अलावा फिर जो रुदात हुकूमत साजी के हवाले से थी उसका भी जिक्र उन्होंने किया है, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। फिर इसके साथ साथ ईरानी वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान ईरान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ और अहदेदारों के साथ मुलाकात कर रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी और खुशगवार ताल्लुकात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है, इसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज से 22 बरस पहले 12 अक्टूबर 1999 को जो मुल्क में सूरत हाल डेवलप हुई थी, जिस अंदाज में मार्शल लॉ लगाया गया था, फिर उसके क्या असरात मुरतब हुए और कौम ने उससे क्या सीखा, उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और उसको याद करके कि उसके बाद फिर क्या डेवलपमेंट्स हुई और आज की सिचुएशन से उसका कंपैरिजन भी करेंगे। सैयद साहब, सबसे पहले तो आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, आपको पता है काबीना इजलास में बहुत सी अहम बातें हुई, लेकिन ये मामला जो बार बार सिविल मिलिट्री ताल्लुकात वज़ीर-ए-आज़म और मिलिट्री के दरमियान जिस बिलखुसूस DGISI की तैनाती के हवाले से मामला था, उस पर आज वजाहत दी है। फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि आइडियल ताल्लुकात हैं वज़ीर-ए-आज़म के और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के। गुज़िश्ता रात में एक तवील नशिस्त हुई है और लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने यह वाज़ेह किया है कि दोनों इदारे एक दूसरे की इज़्ज़त रखेंगे। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, जब अमेरिकन पाकिस्तान का टूर कर रहे हों और इंतहाई नाजुक सूरत हाल हो और अमेरिका की एक अहम शख्सियत और वो यहाँ आए और उस दौरान ये सारी सूरत हाल पैदा हुई, मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। आर्मी चीफ़ जो हैं वो पूरी फ़ौज को कमान करते हैं और फ़ौज में पोस्टिंग ट्रांसफ़र उनकी ज़िम्मेदारी होती है। इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसे ही हुआ है कि उनकी जो तजवीज़ करदा नाम होते हैं उनके ज़रिए वो प्राइम मिनिस्टर एक जो है वो मुंतखब करते हैं और वो लग जाते हैं। लेकिन ये जो हुकूमत है, मुझे समझ नहीं आती कि ये कोई ऐसी हुकूमत है कि ये मामलात को पहले इंतहाई ख़राब कर देती है, फिर उसके बाद कहते हैं जी हम एक पेज पर हैं, हमारा कोई वो मसला नहीं है, तमाम इदारों का एहतराम है और ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। ये इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपको पता है ना, आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीफ़ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ और फिर वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट में फिर जो उन्होंने नोटिफिकेशन पेश किए और जिस तरह वहाँ सुबकी हुई गवर्नमेंट को, ठीक है। और ये कोई भी गवर्नमेंट जो है ये पता नहीं ये किस किस्म के ये जो काम कर रही, फिर बाद में ये वजाहत देते हैं। ज़रा मेरे ख्याल में वो वजाहत सुन लें। मेरे ख्याल में सैयद तरीन साहब, जो फवाद चौधरी साहब ने आज ब्रीफिंग दी है, इस मौजू पे बात की है, ज़रा सुनाइएगा प्रोड्यूसर साहब क्या कहा है। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपह सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज़ कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है। और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफ़ाक़ राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर-ए-आज़म की है, उस पर जो अथॉरिटी है वो वज़ीर-ए-आज़म की है। वही बात कि जो पहले से कानून मौजूद है DGISI की तैनाती का, वही पेश नज़र रखा जाएगा और उसमें वो कह रहे हैं कोई इतना बड़ा इख्तलाफ तो नहीं, इतना बना दिया गया। ये जो बात कही है फरदौस अपना फवाद चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं कि कानूनी तरीका अख्तियार किया जाएगा, क्या पहले जो कानूनी तरीका था वो कानूनी अख्तियार नहीं किया गया? वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि पाक फ़ौज का एक ऐसा इदारा है कि जो एक बहुत मुनज़्ज़म इदारा है।
जो पाकिस्तान, ये पाक फ़ौज की वजह से ही हम अमन में सोते हैं ना रात को जी, कि हमारा दुश्मन, वरना हमारा दुश्मन हमें छोड़े ऐसे। ये उस इदारे को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की मैं बात कर रहा था जब आपने फवाद चौधरी साहब की बात सुनाई कि ये पहले काम कर लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, एक नोटिफिकेशन ये नहीं बना सके। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कल एक तकरीब में खिताब करते हुए खालिद बिन वलीद का हवाला दिया है कि जी वो तकरीब कोई और थी कि जी वो जंग में जाते हुए तो उन्होंने चलती जंग में उसको खलीफा ने उनको उन्होंने उनको वो कमांड कोई और कमांड करेगा, हालांकि वो फाते भी थे, ये तो वो कहते थे ये हवाला दिया उन्होंने। ये हवाला देने की प्राइम मिनिस्टर को क्या ज़रूरत थी, और क्या प्राइम मिनिस्टर को मैसेज देना चाह रहे हैं किसी को? देखें, ये जो बातें आज फवाद चौधरी साहब ने की हैं, हमारे दोस्त ने फवाद चौधरी साहब, उन्होंने जो बातें की, इससे तो ऐसे लगा है कि जैसे कोई DGISI की तकर्री पर शायद कोई डेडलॉक इनके दरमियान आ गया है कि वो कह रहे हैं जी कानूनी इख्तियार करेंगे और वज़ीर आज़म के जो ओहदे का वो ख्याल रखेंगे और वो जो है दूसरे की इज्जत रखेंगे, हम उनकी इज्जत रखेंगे, वो हमारी इज्जत रखेंगे। ये आप क्या बात कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये क्या बातें कही जा रही हैं? ये क्या ये जगह सही नहीं है? मतलब DGISI की तकर्री को मुतनाज़ा बना देना, इससे ज़्यादा नाहली और आपकी क्या होगी? तो मैं ये समझता हूँ कि इस इशू को आराम से हल करना चाहिए, बजाय इसके कि अब आप देखें शेख रशीद साहब हमारे वज़ीर दाखिला, कल आपने सुना था, हमने कल भी इस पर बात की, उनसे आप लातीनी अमेरिका से लेके और अपना ये जो GHQ के गेट नंबर 4 और ISI के जनरल DG से कौन मिलने जाता है, वो पार्किंग में खड़े रहते हैं, वहाँ से लेके और पूरी फॉरेन पॉलिसी पे वो बात करते हैं, डिफेंस पे वो बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी पे वो बात करते हैं, खारजा पे वो बात करते हैं, सियासत पे वो करते हैं, सियासत पे तो वो करते ही करते हैं, ठीक है जी। और वो ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं जो हम जैसे लोग तो ऑन एयर क्या भी नहीं सकते। आप मुझे ये बताएं, कल जब उनसे सवाल हुआ तो वो कहा जी ये तो मेरा मामला नहीं, ये तो डिफेंस मिनिस्टर कहेगा, ये फवाद चौधरी कहेगा। देखें ये क्या बात हुई? बात ये है कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि आप इस मामले को इतना मुतनाज़ा क्यों बना रहे हैं? ये एक बहुत आम सा मामला है, आम रूटीन का मामला है। पहले दिन हमने ये डिस्कस किया था कि ये रूटीन में कोर कमांडर चेंज होते रहते हैं, ज़्यादा अहमियत और अखबारात की जीनत इसलिए ये मामला बन जाता है क्योंकि ISI जो है हमारी फ्रंट की दिफाई लाइन है, पहली दिफाई लाइन है हमारी ISI, तो उसको देखा जाता है, उसका DG जब तब्दील होता है तो थोड़ी सी वो बात की जाती है। लेकिन ये मामला इंतहाई खुशनुबी के साथ हो सकता है, ये जो नहीं हो रहा और जिसमें इस तरह की बातें की वजह से और ये जो सोशल मीडिया भर गया है और जो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, इससे पाकिस्तान की नेक नामी नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिक्र कर रहे हैं कि काबीना की ब्रीफिंग में जो कुछ बताया गया, जो वजाहत सामने आई है, इस पर सजात तरीन साहब आपके इल्म में है मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुके हैं मुख्तलिफ शक्लों में, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, PDM के मुख्तलिफ जमातों की जानिब से भी। लेकिन इसमें वो जो मफाहमत के बादशाह हैं जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, वो बिल्कुल खामोश हैं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया कि सारे जो हैं वो कोई ना कोई रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, बल्कि कुछ अपोजिशन तो ऐसी सूरत हाल को देख के और मुस्लिम लीग नून वाले तो इलेक्शंस के भी, अर्ली इलेक्शंस के भी नारे लगाने शुरू कर दिए कि इलेक्शन कराए जाएँ। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब बहुत गहरे आदमी हैं और वो अपने कार्ड्स अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं, वो किसी को नहीं बताते आखिरी वक्त तक कि उन्होंने कौन सा कार्ड चलना है और कौन सी चाल चलनी है। तो सारी सूरत हाल को वो देख रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सब तो बोल रहे हैं लेकिन शहंशाह मफाहमत खामोश हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ों को जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से और वो ये भी समझते हैं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, इस वजह से खामोश है, वो वेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक जानिब ये सूरत हाल डेवलप हुई, जाहिद तरीन साहब आज जहांगीर तरीन साहब आपके कबीले की आम शख्सियत हैं, वो सामने आए हैं और उन्होंने भी चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा जनाब वो तैयारे वाली स्टोरी भी उन्होंने बताई, फिर किस तरह से हुकूमत साजी में वो काम आए, लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है और साजिश के तहत उनको इमरान खान से अलग कर दिया गया। देखें, पाकिस्तान की सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती हैं। जहांगीर तरीन साहब आज तक तो खामोश रहे और वो कोई बात नहीं की, लेकिन अब टाइमिंग ऐसी हुई कि उस टाइमिंग पर वो आ गए। और जब लोग ये देखते हैं कि
कि ताकतवर हलकों की तरफ से अब अपना मुंह मोड़ा जा रहा है तो लोग फिर मैदान में आ जाते हैं। आप यकीन करें कि जो सूरत हाल आसफ़ अली ज़रदारी या मियाँ नवाज शरीफ को फेस करनी पड़ी और जिस किस्म को माहौल में वो रहे, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए वो हालात पैदा हो गए जिसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि ये 15 से 20 दिन गवर्नमेंट में रहना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ धरने और अपोजिशन एहतजाज और सारी चीज़ें हो गई। और जैसे तैरुल कादरी साहब उनके ज़माने में और इमरान खान मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में आए और कहा गया जी इनको कुछ ना कहा जाए और इनको जाने दिया जाए और डी चौ तक जाने दिया जाए, अगर ऐसा कोई सिलसिला आज की अपोजिशन के साथ जुड़ गया तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए, चीज़ें उनको ख़ुद देखनी चाहिए। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई तो मैं समझता हूँ चीज़ें उसमें तय हो जाना चाहिए थी। फिर जब उसमें मिनिस्टर वो इंटर होते हैं, फिर दूसरे इंटर होते हैं, चीज़ें बाहर निकलती हैं। आखिर दो लोगों की बात किस तरह आगे पीछे होती है। और ये फिर कैबिनेट में एक तकर्री कैबिनेट में डिस्कस हुई और फिर उस पर आकर जिस तरह आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें कहीं, उससे तो ख़ुद सूरत हाल जो है वो कोई ऐसे नहीं लग रहा कि सूरत हाल कोई बेहतर की तरफ जाएगी, पर इससे मामला बिगड़ सकते हैं। और बिगड़ना जो है वो किसी भी हुकूमत के हक़ में अच्छे नहीं होते। इनसे पहले भी हुकूमतें नहीं हैं। वो आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ के बारे में भी एक ट्वीट आया था, वो उस पर बहुत एहतजाज हुआ, बहुत शोर हुआ, ट्वीट तो वापस ले लिया गया, लेकिन उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ का जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, वो एक तारीख़ का हिस्सा है। अच्छा, आप ये इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस वक्त जो डेडलॉक है उसके नतायज कुछ इस तरह के सामने आ सकते हैं। ये तरीन साहब की जो आना है और उनकी जो गुफ्तगू है इस टाइमिंग में, जिसको आप बड़ी कह रहे हैं कि जाहिर है सियासत में हमेशा टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो इस इंपॉर्टेंट टाइमिंग में आए हैं, तो क्या मामलात आगे निकल चुके हैं या अभी सिर्फ मैसेजेस जा रहे हैं? आप मुझसे ये तवक्को तो ना करें ना कि मैं शेख रशीद की तरह कहूँ कि जनाब अगले इतने दिन और अगले 24 घंटे और अगले 72 घंटे और जैसे वो आजकल कितने ना शेख रशीद मैं गुजरे हुए क्यों नहीं मंजर पे आम पे आ रहा है? सूरत हाल पहुंच कहाँ तक चुकी है? क्यों नहीं मंजर आम पर आ रहा है? आप बताएं ना शेख रशीद साहब कहाँ गए हैं? आप यकीन माने कि अगर ताकतवर हलकों की इन लोगों को हमायत ना हो तो इनको लग समझ जाए। मैं अर्ज़ करूं कि जो सूरत हाल बनती जा रही है ना, देखें मैं आपको कि ये जो सूरत हाल बन रही है, लोग देख रहे हैं ना, लोग पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं ना, चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं। जिस तरह आपने जरदारी साहब का कहा कि वो खामोश क्यों हैं, वो अपना एक मतलब सारा प्लान करके बैठे होंगे अपने उस पर, और वक्त आने पे वो भी मैदान में आ जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ और बाकी लोग तो वैसे ही मतलब मैदान में हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, लोग भी हालात देख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें दो जमातों का एक और भी बड़ा अहम किरदार है, जैसे आप जरदारी साहब का जिक्र हुआ है, MQM और Q लीग, ज़ाहिर है हमेशा इस तरह के हालात में ये जमातें बड़ी एक्टिव हमें नज़र आई हैं। तारीख़ आपके सामने है, मुझसे ज़्यादा आपने देखा है, इनको बेहतर जानते हैं। वो भी इस वक्त ज़ाहिर है काफ लीग तो इत्तेहाद में है मौजूदा हुकूमत के पंजाब में, लेकिन MQM भी है इत्तेहाद में, लेकिन ये इनकी जानिब से भी फिर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। माजी में हमने ये देखा। ये अगर जो तनाज़ा हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये तूल पकड़ता है और कुछ दिन और अगर ये वाला हफ़्ता इसमें तय नहीं होता तो अगले हफ्ते देखिए इत्तेहादी जो हैं वो भी एक हद तक दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं ना। वो ये नहीं है कि भाई वो जो प्राइम मिनिस्टर जो कहे वो भी कहें साथ ठीक है। और आप कुछ इत्तेहादी तो ऐसे हैं जिनका आपने जिक्र किया, MQM भी, चौधरीज़ भी, वो तो एक आंख का इशारा है। जब इशारा हो जाए तो फिर आप समझें कि चौधरीज़ भी कहेंगे अस्सलाम वालेकुम हम जा रहे हैं। और चौधरी तो पहले भी आसफ़ अली ज़रदारी साहब के राब्ते में हैं, और आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने पंजाब में सारा होमवर्क किया हुआ था, बुज़दार को हटाकर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला लाने पर। ये तो नून लीग नहीं मानी ना, वरना तो वो तो कब का काम तमाम कर देते। तो फिर ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इस हुकूमत के लिए फिर ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहले इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो चीज़ें मैं समझता हूँ कि आराम से और ठंडे दिल से तय कर ली जाएँ, और बंद कमरे में अगर तय हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि वो उसके लेके नगारे बजाए जाएँ और ये कहा जाए कि जी ये नहीं है और मतलब तबले जंग शुरू कर दिया जाए। ऐसा नहीं है। ये तो खामोश है ना, ये तो इनको बाहर से तबले बजे हैं तो आज वजाहत देना पड़ेगा ना। देखिए, ये तो खामोशी थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एक जुमला था ना खालिद बिन वलीद वाला, वो अपने अंदर बहुत सारे मायने रखता है। वो उन्होंने ऐसे नहीं कहा, वो भी एक मैसेज दिया उन्होंने किसी को। तो ये जब इस किस्म की बात होगी तो ये फिर इस तरह सूरत हाल नहीं चलती। आपकी एक कुर्बत है और
यकीन माने कि पाकिस्तान की मेरे ख्याल में 70 साल तारीख में मियाँ नवाज़ शरीफ के बाद एक ज़माने में मियाँ नवाज़ शरीफ को बहुत इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी, जब 2-2 तिहाई अक्सरियत वो लेके आते थे। उसके मेरा नहीं ख्याल किसी और को इस तरह रही हो जिस तरह खान साहब को है। और तमाम इदारे एक पेज पर तो आप रोज़ ही सुनते हैं, आपके और मेरे कान पक गए हैं जो मिनिस्टर्स के, हम एक पेज पर हैं, एक पेज पर हैं। आज भी वो यही कह रहे हैं ना। ये एक पेज पर होने का ये मतलब है कि तकर्रियों को और तबादलों को मुतनाज़ा बनाया जाए और मसाइल खड़े किए जाएँ। क्या और मसाइल कम है हमारे मुल्क में? क्या हमने गुर्बत ख़त्म कर ली हो? जैसे जब उन्होंने कहा था फवाद चौधरी साहब ने को हमने 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं, फिर तो ये बात ये मुझे एक सवाल थोड़ा सा इसी हवाले से मैं आपके सामने रखूँ। क्या वजह है ये तकर्रियों पर ये हुकूमत तकर्रियाँ ज़्यादा उन्हें करनी होती हैं, जब किसी से डायलाग की या दूसरी फरीक से गुफ्तगू करके तकर्री का मामला आता है तो इनसिक्योर फील करती है क्या हुकूमत? हमने देखा ये तकर्रियों का ही तनाज़ा चल रहा है। चेयरमैन नैब का मामला है, सदाती आर्डिनेंस ले, अपोजिशन के साथ बैठकर हम तय नहीं करेंगे, अभी ये DGISI के हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, तो ये क्या तकर्रियों से? देखें, मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत ख़ुद जो है वो अपनी गलतियों की वजह से मसाइल पैदा करती है अपने लिए, ठीक है। वो अपनी गलतियों और अपनी नाहलियों की वजह से अपने लिए ऐसे ऐसे मसाइल पैदा कर रही है जो आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देंगे। तो वो मालूम नहीं क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज़ चेयरमैन नैब पे हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुआ, अब ये मामला एक चीज़ जब तय हो जाती है ना, पहले ये बिल्कुल ठीक कहा, हर इदारे से इनका कोई ना कोई फटा रहता है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में तो आपको कहा, आपने देखा होगा कि उनके 2 मिनिस्टर से क्या कहा, आग लगा दें और ये कर दें। तो इस किस्म के जुमले दे के ये जो मिनिस्टर्स हैं ये किस मतलब मसाइल तो प्राइम मिनिस्टर इमरान के लिए पैदा हो रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये ख़ुद मेरे ख्याल में सारी चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए और उसको लेके बहुत ठंडे दिल से बैठ के इसको हल करना चाहिए। ये तनाज़ा अगर अगले 3-4 रोज़ में हल ना हुआ, आप मेरी बात ये रिकॉर्ड पर रख लें, फिर आप किसी वक्त चला दीजिएगा। इस हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। और जो आप हवाला दे रहे थे जहांगीर तरीन साहब का, जहांगीर तरीन साहब भी टाइमिंग देके, टाइमिंग शेख रशीद कहते हैं कि टाइमिंग बड़ी अहम होती है, पाकिस्तान की सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है, उनका स्टाइल होता है बात करने का। तो ये जो टाइमिंग है जहांगीर तरीन साहब ने भी देखी है, ये टाइमिंग अब मुस्लिम लीग नून भी देख रही है, शहनशाह मफाहमत आसफ जरदारी भी देख रहे हैं, चौधरीज भी देख रहे हैं और MKM भी देख रही है। तो ये टाइमिंग ऐसे ना हो कि टाइमिंग थोड़ी सी और चेंज हो जाए तो ये सारे लोग फिर मैदान में कूद पड़ें, तो फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उससे पहले चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, वैसे तो शेख रशीद साहब अपोजिशन के लिए कहते हैं, तो आप ये कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, फिर यही शेख रशीद साहब इनके लिए भी कहते हुए दिखाई देंगे कि एवरी डे इज़ नॉट संडे। शेख रशीद साहब जो हैं वो हाथ की घड़ी और जेब की छड़ी और हाथ की घड़ी और पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। जेब की घड़ी, हाथ की छड़ी और बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब और उनके हाथ की अंगूठी और उनके हाथ की घड़ी, ये इस तरह की मिसालें देते रहते हैं। अवामी आदमी है ना, अवामी पॉलिटिक्स करते हैं, थोड़ों पे बैठे रहते हैं, लेकिन वो थोड़ों वाली गुफ्तगू वो ऊपर भी करते रहते हैं बैठ के। लेकिन शेख रशीद साहब चीज़ों को समझते ज़रूर हैं, इसलिए उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ से ये सवाल हुआ और उन्होंने कहा मैं नहीं जवाब दे रहा, फवाद चौधरी साहब देंगे, परवेज़ खटक साहब देंगे। उनको ये पता था कि कोई जवाब देना और फिर कोई अगर नाराज़गी वो नहीं मोल ले सकते। सही, और वो ऐसी सूरत में कैसी नाराज़गी मोल ले सकते हैं जब वो इलेक्शन उस सूरत में जीते जब हनीफ अब्बासी को रात को सज़ा हुई और वो गिरफ़्तार हुए और पिंडी से फिर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है और शफाफ इलेक्शन हो जाएं और जैसे अपोजिशन दावा करती है तो उसके बाद फिर शेख रशीद साहब के लिए ज़रा मुश्किल होगा। ठीक है, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। उनका वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और फिर आज के दिन के हवाले से हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे कि ईरानी वफद जो कि पाकिस्तान ईरान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के नाम से वफद है, पाकिस्तान में दौरे पर मौजूद है, अहम मुलाकातें कर रहे हैं और आज उनकी सेनेटर शरी रहमान से भी मुलाकात हुई है, वज़ीर दाखिला शेख रशीद से भी मुलाकात हुई है और दीगर आम शख्सियात से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। नाज़रीन साहब, ये इस वफ्त का दौरा पाकिस्तान में, चूँकि हमारे हमसाया ममालिक हैं, हमारे पहले भी खुशगवार ताल्लुकात हैं और फिर मौजूदा खित्ते की सूरत हाल में ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? ईरान जो है बुनियादी तौर पर ख़ित्ते का एक ऐसा मुल्क है कि जो जब भी पाकिस्तान कहीं मुश्किल में फंसता है, पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो ईरान हमारे साथ खड़ा होता है। ईरान, आपको पता है कि प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी के ज़माने में पाक ईरान गैस पाइपलाइन का भी मामला हुआ, तेल का भी हुआ,
लेकिन वो बाद में कुछ दीगर ममालिक और अरब ममालिक के प्रेशर की वजह से वो आगे नहीं चल पाया, लेकिन एक न एक दिन चलेगा आगे, वो मनसूबा मुकम्मल होगा। ईरान से हमारे बहुत जो है पुराने ताल्लुकात हैं, गहरे ताल्लुकात हैं, हम दोनों मुस्लिम मुल्क हैं। फिर आपने देखा होगा कि जब 5 अगस्त के बाद जब मकबूजा कश्मीर पे 2 आर्टिकल ख़त्म किए गए और उस पर बड़े जो हम सऊदी अरब के हर वक्त ताज उठाए फिरते थे, सऊदी अरब ने हमारी हिमायत नहीं की, ईरान हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। तो मैं समझता हूँ कि उनका डेलीगेशन ये आया है और पार्लियामेंटेरियन वक्त है, उसके यहाँ आने से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और गहरे होंगे, पार्लियामेंटेरियन के दरमियान ताल्लुकात गहरे होंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। और जिस तरह वो आज शहरी रहमान से मिलने, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने ईरान गवर्नमेंट से बहुत बड़े बड़े मुआहदे किए हुए थे, तो ये मैं समझता ये एक अच्छा इक़दाम है। और पार्लियामेंटेरियन यहाँ से भी वहाँ से भी आए हुए हैं, इनको भी वहाँ जाना चाहिए, ईरान में जाना चाहिए, ताकि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो और बेहतर हों, एक दूसरे से हम फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि देखें आपको याद होगा प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी ने अमेरिका को ये बात कही थी ना कि हम अपनी मर्ज़ी से दोस्त बना सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। जो पड़ोसी हैं वो हैं, ईरान हमारा पड़ोसी है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि तिजारती ताल्लुकात ज़्यादा उनसे बनाएं और ज़्यादा तजारती ताल्लुकात अच्छे हों। हम उनसे गैस ले सकते हैं, हम उनसे पेट्रोल ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम उनको दे सकते हैं। और आपको पता है वैसे भी खत्ते में अब ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे चाइना ने जो है वो ईरान में सरमायाकारी कर दी है, तो उसके बाद हमें भी इस तरह उस तरफ जाना चाहिए। और थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें अमेरिका और सऊदी अरब का जो हमारे पे साया है उससे निकलना चाहिए और अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बना के अपने मुल्क की मुआशी सूरत को बेहतर बनाना चाहिए। ये एक बेहतर है कि ज़ाहिर है हम अपने हमसाया ममालिक के साथ अगर ताल्लुकात मजबूत करते हैं और बिलखसूस हमारी तिजारती एक्टिविटी बढ़ती है तो सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकती है। इसमें सिर्फ खित्ते में एक ही मुल्क है इंडिया जो मेरे ख्याल में इस वक्त गड़बड़ करता रहता है, वगरना तो दीगर ममालिक में इस वक्त जिस पॉलिसी शिफ्ट का हम इज़हार करते हैं जो आया था उसमें तो मेरे ख्याल में हम बेहतरी की जानिब गामज़न है। ईरान पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान की सिचुएशन हो, चाइना हो, रशिया हो, मेरे ख्याल में हमारी इस वक्त सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। अच्छा, अब आज के दिन की थोड़ी सी बात कर लें सजाद तरीन साहब। ये दिन ज़ाहिर है एक पाकिस्तान की तारीख़ का एक यादगार दिन है। यादगार दिन इस ज़िमन में कि 12 अक्टूबर 1999 हमारी न्यू जनरेशन ने, शायद आप किताबों में पढ़ा हो, हम छोटे थे, हमने देखा, आप तो खुद ज़ाहिर उसको कवर कर रहे होंगे। 22 बरस बीत गए। आज के दिन जो कुछ हुआ था, मुशर्रफ साहब ने जिस तरह से इमरजेंसी नाफिज की, ये सबको पता है, दौरा श्रीलंका पे गए, फिर वापस आए, किस तरह से मियाँ। लेकिन मेरा सवाल ये है उस वक्त किसकी गलती थी और क्या आज कोई ऐसी गलती तो नहीं दोहराई जा रही? देखें, प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास ये अख्तियार तो मौजूद है कि वो जब चाहे आर्मी चीफ को हटा दे, ये तो प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है। और आपको पता है हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने भी 2 दिन पहले बात की ना, खलीफा का हवाला दिया जी कि उन्होंने खालिद बिन वलीद को जारी जंग में हटा दिया। तो उनका भी यही कहने का मतलब था कि आर्मी चीफ जो है वो ठीक है, उनके बहुत ताकत अख्तियार होती है, लेकिन उनको हटाने और लगाने का जो अख्तियार है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और प्राइम मिनिस्टर किसी को भी हटा सकता है। जब मुझे ये ख़बर मिली कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने जनाब परवेज़ मुशर्रफ को हटा दिया है, तो मैं 1-2 दोस्तों को फ़ोन कर रहा था। इसी दौरान मैंने पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर लीडर थे, हमारे दोस्त हैं मखदूम अमीन फ़हीम, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि बात सुनो, क्या हो गया? मैंने कहा जी सुना है आर्मी चीफ को सैक कर दिया है और कोई नया आर्मी चीफ आ रहा है। उन्होंने कहा कि तुम ज़रा PTV जाओ और वहाँ जाके देखो, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि नवाज़ शरीफ हुकूमत ख़त्म हो गई है। तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा तो इस दौरान आर्मी के जो नौजवान थे वो PTV की दीवारें फलांग चुके थे, अंदर जा चुके थे क्योंकि गेट बंद था और वो PTV की नशरियात बंद हो चुकी थी। और फिर रात गए, जनरल मुशर्रफ ने ये ख़िताब किया, आए और उन्होंने आके ख़िताब किया कि बहुत लेट नाइट ख़िताब हुआ कि हमने टेक ओवर कर लिया और नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी है। नवाज़ शरीफ साहब इस दिन के वाक़े के हवाले से बताते हैं कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो वो कहते हैं कि 2-3 जनरल मेरे पास आए और कहा कि जनाब आप ये लिख के दें कि मैं असम्बली तोड़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी एक बड़ी वीडियो इस पे वायरल नहीं हो सकता, मेरी आप डेड बॉडी से गुजर कर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो आइन अगर देखें, पाकिस्तान को अगर चलाना है आपने, तो पाकिस्तान का आइन जो है वो सबसे बालादस्त है।
पार्लिमान जो आइन बनाती है वो तमाम इदारों पर बालादस्त है, और प्राइम मिनिस्टर को क्योंकि अवाम मुंतखब करती है इसलिए सारे अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के आप अख्तियार नहीं मानेंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर को घर चला जाना चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो बाईपास वाला था, जिस रूटीन के जो हमेशा हम देखते हैं कि जिस तरह से तैनाती होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने जरा ज़ियाउद्दीन भट्ट को मेरे ख्याल में आगे वो किया, तो वो ज़ाहिर है उनकी जो एक तरतीब है, जो ज़ाब्ता है, उसके भी तो खिलाफ वर्जी हुई है। नहीं, जब मेरे ख्याल में अली कुली ख़ान को हटाया गया था ना, और उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया गया था, जनरल मुशर्रफ तो बहुत जूनियर थे ना, 3-4 लोग इनसे ज़्यादा थे, उनको हटा के नंबर तो अली कुली ख़ान बहुत सीनियर आदमी थे, लेकिन अली कुली ख़ान को इसलिए नहीं बनाया गया कि उनका एक सियासी बैकग्राउंड था, पीछे उनके एक सियासी घराने से ताल्लुक़ था, तो कहीं कोई ऐसा ना करें। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान जैसे माहिर और जहांदीदा आदमी ने इनकी सिफारिश की थी कि जी मुशर्रफ को आप बना दें। तो जनरल मुशर्रफ जब आए तो मेरे ख्याल में आर्मी ने ये तय कर लिया था उस वक्त कोर कमांडर्स की मीटिंग में, ये बात तो किताबों में भी बहुत सारी बातें आ चुकी हैं कि ये तय हो गया था कि अगर कोई अब हमारे साथ अगर आर्मी प्राइम मिनिस्टर कुछ करेगा तो हम फिर इसकी गवर्नमेंट ख़त्म कर देंगे। फिर वही हुआ, फिर बहुत गवर्नमेंट ख़त्म हुई, फिर 90 दिन में इंतखाबात की बातें हुई, फिर उसके बाद 9/11 हो गया, फिर चल फिर आपको पता है वो 10 साल की तारीख तो फिर वो 9-10 साल गुजार गए, और 9-10 साल के बाद भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उनको घेर घार के वर्दी उतरवाई, और फिर 6 महीने नहीं निकाल सके वर्दी उतारने के बाद वो फिर चले गए, जाना पड़ा। लेकिन ऐसा तजर्बा मुल्क में मेरे ख्याल में जो जिसने नेगेटिव असरात मुरतब किए नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में तमाम इदारों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, और आज सूरत हाल अगर वाकई आइडियल है तो बड़ी अच्छी बात है जिस हमने कहा, इसको आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।